Hi guys, today we're gonna discuss about status of women in history of India. स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। देखिए, अगर आपको किसी भी देश की सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाना है कि उस देश की सिविलाइजेशन कितनी मैच्योर है, कितनी मैच्योर है, तो आप वहाँ की जो वुमेन है उसके लिविंग स्टैंडर्ड को देखकर पता लगा सकते हैं। हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है वुमेन की वर्ल्ड के अंदर, वो उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ऑप्रेस दबा कुचला समझा गया है, उसे उसे पहले ही जज कर लिया जाता है बाय द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या कर लेगी ये? कौन सा जहाज उड़ा लेगी? कौन सा टैंक चला लेगी? कौन सा बंदूक चला लेगी? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। आप किसी की कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते। आप खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरे को भी नहीं करना देना चाहते, तो ये आपकी थिंकिंग है। सो जो डेवलपमेंट है किसी नेशन की, उसे अगर मेजर करना है तो हम जो स्टेटस ऑफ वुमेन है सोसाइटी के अंदर, उस नेशन के अंदर, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। जहां पर एक औरत का अच्छा स्टेटस है तो वहां पता लगता है कि वो जो वहां की सोसाइटी है वो एक मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच चुकी है। उनकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फिर वहां पर। अगर उसको उस गुड स्टेटस से डिप्राइव किया जा रहा है तो उस नेशन की जो इज्जत है वो भी वैसे ही डिप्राइव हो जाती है। जैसे कि आप न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, रेप केसेस। द वुमेन ऑफ इंडिया इज सो डिस्क्रिमिनेटेड सीरियसली। अगर हो सके कुछ तो अच्छे लोगों को वोट करिए जो सच में एक औरत की इज्जत को जानते हो, ना कि सिर्फ पोस्टर्स और बैनर के ऊपर लिख दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वट एवर दे सही, वो उसके ऊपर खरा नहीं उतरना चाहते। बहुत ही महान शख्सियत रही हैं हमारे देश की जिन्होंने वुमेन्स के बारे में, इनकी ऐसी सोच थी कि सच में उन्होंने वुमेन्स के लिए कुछ किया था। जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, गुरु नानक हो गए, पंडित नेहरू हो गए। ऐसे ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने भी यहाँ पर वुमेन को मैन के साथ इक्वल स्टेटस दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस देश में एक औरत की इज्जत नहीं है ना, वो देश कभी महान नहीं बन सकता। ऐसे ही गुरु नानक कहते हैं कि भी क्यों उसे हम बड़ा बुरा कह रहे हैं, क्यों हम उसे मतलब दबा कुचला समझ रहे हैं। वे वो औरत है जिसके पेट से राजा भी पैदा होते हैं, और एक औरत के बगैर कोई भी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पंडित नेहरू कहते हैं कि भी आप एक नेशन का स्टेटस बता सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उस नेशन के अंदर। बाय दैट यू कैन टेल द स्टेटस ऑफ ए नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल राइट्स दे रहा है मैन एंड वुमेन को हर एक स्पेयर के अंदर। कोई भी लाइफ और एक्टिविटी हो उसमें, वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, वो लीगल स्टेटस हो। देखिए, प्रॉपर्टी राइट्स हैं आजकल, एम्प्लॉयमेंट्स में वुमेन है, एजुकेशन में है। और पर स्टिल यहाँ पर क्या है कि भी ये राइट्स होने के बाद भी बहुत सारी वुमेन्स अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रिमिटिव पीरियड। देखिए, जो ये क्वेश्चन है स्टेटस क्या था वुमेन का प्रिमिटिव पीरियड के अंदर, ये क्वेश्चन ऑफ डिबेट रहा है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि भी जो प्रिमिटिव पीरियड था इसके अंदर किसी तरह की सिविलाइजेशन नहीं थी उनके लिविंग लाइफ के लिए, लाइवलीहुड के लिए। सो ये क्या करते थे, ये हंट करते थे। अब जो मैन था ये डोमिनेंट था जस्ट बिकॉज उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, और वो स्ट्रांग था और मस्कुलर था। तो ये क्या करते थे, जो मस्कुलर बंदा होगा वही शिकार वगैरह करेगा, तो ये शिकार करता था। और जो वुमेन होती थी वो सिर्फ बेबी सिटिंग करती थी। जैसे उनके बच्चे हैं तो बच्चों को देख लिया, लाइक जस्ट टू टेक केयर ऑफ देम। और वो सबऑर्डिनेट होती थी मैन को, उसके हस्बैंड को वो सबऑर्डिनेट होती थी। तो उसके पास कोई प्रेस्टाइज और पावर नहीं था हाउस के अंदर। जो मैन कह रहा है वो उसे करना है, और जस्ट उसकी जो ड्यूटीज हैं वो उसे फॉलो करनी है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन वैदिक पीरियड। तो इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो वुमेन का स्टेटस था वो प्रिमिटिव पीरियड से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाता है। जहां वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे वो रिप्लेस होकर एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन की तरफ ये बढ़ने लगे।
पर इस पीरियड के दौरान इंडिया को इन्वेड किया गया आर्यंस द्वारा, जो कि ब्राह्मण थे, और इन्होंने वुमेन को स्टेटस दिया गॉडेस का। अब जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वैदिक पीरियड के अंदर, उसे हम चार हेड्स के अंदर समझ सकते हैं कि भी क्या स्टेटस था वुमेन का उस वैदिक पीरियड के अंदर, जो कि हमने देखा नहीं है, पर हम उसे जान सकते हैं बाय गेटिंग नॉलेज, बाय रीडिंग बुक्स। सो एजुकेशनल राइट्स थे उनके पास, मैरिज सिस्टम में भी राइट्स थे उनके पास, रिलीजियस राइट्स भी थे उनके पास, और प्रॉपर्टी राइट्स भी थे। एजुकेशन राइट्स देखिए, इस पीरियड के अंदर मैन एंड वुमेन के पास इक्वल राइट्स है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिलीजन, एंड जो वुमेन थी शी यूज्ड टू टेक पार्ट इन इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। जो आम वाला जिंदगी के हमारे जो कार्य होते हैं उसके अंदर भी वो पार्ट लेती थी। सो वो सारे काम करती थी इस पीरियड, वैदिक पीरियड के अंदर। और जो वुमेन थी टिल देयर मैरिज, जब तक उनकी शादी नहीं होती थी, मतलब उम्र नहीं होती थी जब तक उनकी शादी की, तब तक वो अपने आप को बेहतर करते थे वैदिक थियोलॉजी एंड फिलॉसफी के अंदर। सेम लाइक बॉयज, प्रॉपर नॉलेज जो कि वेदास की जरूरी थी फॉर देयर मैरिड लाइफ, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि इनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता था ये सैक्रिफाइसल राइट्स के अंदर, जो पाठ पूजा के अंदर निकलता था। अब जो एजुकेशन ऑफ वुमेन है उसकी इंपॉर्टेंस अथर्व वेदा के अंदर भी है। ये स्टेट किया गया है अथर्व वेदा के अंदर कि जो सक्सेस ऑफ वुमेन है उसकी मैरिड लाइफ की, वो डिपेंड करती है ऑन द प्रॉपर ट्रेनिंग ड्यूरिंग द ब्रह्मचार्य, जो उसकी वैदिक थियोलॉजी और फिलॉसफी के अंदर वो वर्स्ड हुई है, जो उसने एजुकेशन ली है उसके थ्रू ही, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। ऑब्वियसली इफ यू आर एजुकेटेड you can make your life better and others life better too. A woman can make the life better of fourth generation if she is educated. So teach your girls, teach your daughters, teach your wife as much as you can. Give her education. मैरिज सिस्टम देखिए, कई हिंदू स्कॉलर्स ने इंपॉर्टेंस दी है टू द मैरिज ऑफ वुमेन। एक मेल को इनकम्प्लीट समझा गया है अगर वो शादी नहीं करता है तो। मैरिज को एक रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटी समझा गया है। वैदिक पीरियड के अंदर कोई एज लिमिटेशन नहीं थी शादी की, और जब वैदिक वुमेन, जो उस टाइम की जो लेडीज थी, वुमेन थी, फीमेल थी, वो जब वैदिक थियोलॉजी और फिलॉसफी के अंदर वर्स्ट हो जाती थी, माहिर हो जाती थी, एजुकेट हो जाती थी उसके अंदर, तो उसके पास एक राइट होता था फॉर द सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड, और इस प्रोसेस को कहते थे स्वयंवर। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी के पिताजी ने स्वयंवर अरेंज किया था उनके लिए, और उन्होंने उसमें अर्जुन को सिलेक्ट किया था एज एन हस्बैंड। ऐसे ही लॉर्ड रामा ने सीता को जीता था बाय ब्रेकिंग शिव धनुष। जो धनुष उसमें रामायण में आपने देखा वो तोड़ते हैं वो, तो उसके थ्रू वो सीता जी जो है वो सेलेक्ट कर लेती हैं राम को। तो ये कॉमन था उस टाइम की वुमेन्स के लिए, सबको इक्वल राइट दिए हुए थे कि वो अपना स्वयंवर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जब वो वेल एजुकेटेड हो गए हैं। क्योंकि वैदिक फिलॉसफी एंड थियोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी उस टाइम, कि भी एक मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों के अंदर एजुकेट होना। इनफैक्ट जो वुमेन्स थी इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इन्होंने वुमेन्स के पीछे कई बैटल्स भी हुई हैं। जैसे कि महाभारत और रामायण में आप देखते हैं, इन दो वुमेन्स के पीछे ही, रामायण में सीता जी के लिए और महाभारत में भी द्रौपदी के लिए सारी ये बैटल होती हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है वुमेन को, वुमेन को इज्जत समझा जाता था वैदिक पीरियड के अंदर। कई हिंदू टेक्स्ट हैं जहां पर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां एक वुमेन अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस में जहां वो लापता है, मर गया है, मॉन्क बाबा बन गया है, वो सेक्सुअली वेल नहीं है, या फिर वो आउट ऑफ कास्ट है, तब वो वुमेन उस मैन को छोड़ सकती है, अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन वर ऑल्सो परमिसिबल टू री मैरिज, वो री मैरिज कर सकते थे। अगर लड़की को अबडक्ट कर लिया गया है, उठा लिया गया है कहीं से, किसी डाकू वगैरह ने उठा लिया उसे, और उसकी जो शादी है वो अकॉर्डिंग टू द सेक्रेड राइट्स नहीं हुई है, अगर
तो वो लड़की रीमैरिज के लिए अलाउड थी, या फिर हस्बैंड मर गया है शादी होने से पहले तब। ऐसे ही कौटिल्य ने कुछ डिटेल रूल्स बताए थे डाइवोर्स के इन अर्थशास्त्र, कि भी एक वुमेन डाइवोर्स भी ले सकती थी उस टाइम पे अगर हस्बैंड जो है बैड कैरेक्टर का है, वो लापता है बहुत टाइम से, वो गद्दार बन गया है, वो उस वुमेन की लाइफ को खतरा पैदा कर रहा है, वो आउटकास्ट है, वो सेक्सुअली वेल नहीं है। जो वेदा है उसके अंदर मेंशन कहीं पर भी नहीं कर रखा कि जो वुमेन है उसे जलाया जाएगा उसके डेड हस्बैंड के साथ, जिसे कि हम सती प्रथा कहते हैं। उसमें जो सती प्रथा थी इतनी बेकार रिचुअल था, जहां पर एक औरत की मर्जी भी नहीं होती थी, उसे भांग धतूरा पिलाकर, शराब पिलाकर उसे उसके हस्बैंड के साथ जलाया जाता था, और लोग वहां खड़े होकर ढोल बजाते थे, शोर मचाते थे, और वो जितना भी उसका स्त्री धन होता था जो हस्बैंड के थ्रू उसे मिलता था, वो सब का सब वो पहन के चलती थी, मतलब जलना होता था, उसे नशा करवा देते थे, वो बोली होकर बैठ जाती थी और जल जाती थी, और जो सोना साना बच जाता था गरीब में उसे वो गरीब लोग जो खड़े होकर वहां पे ढोल बजा रहे थे, लालची लोग, वो ले जाते थे। इवन जो विडोज थी, जो विधवा जिन्हें हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर, उनको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा था, दे वर ऑल्सो अलाउड टू रीमैरी, वो शादी कर सकते थे दोबारा। और इवन वुमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स भी थे हस्बैंड, जो सती परफॉर्म्ड ही नहीं होता था वैदिक पीरियड के अंदर, ऐसे ही दिखाया जाता है, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वैदिक पीरियड वाज एन अ गुड पीरियड फॉर अ वुमन। यहाँ पर उनके पास एजुकेशन राइट्स थे, मैरिज राइट्स थे, डाइवोर्स भी दे सकती थी, छोड़ भी सकती थी अपने हस्बैंड को, तो कितने सारे राइट्स थे इनके पास उस टाइम। रिलीजियस टेक्स्ट देखिए, शास्त्रों के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ को कई डिफरेंट नेम से जाना गया है, जैसे कि हस्बैंड इज नोन एज भद्रे एंड पति, और जो वाइफ थी वॉज नॉट इवन हाफ ऑफ हस्बैंड बट शी वॉज अ वे ऑफ धर्मा, अर्था मोक्षा एंड कामा। जो हस्बैंड एंड वाइफ थे दे वर जॉइंट हेड ऑफ द फैमिलीज, और जो वुमन थी उसके लिए उसका हस्बैंड सब कुछ था, एवरीथिंग लाइक कंपेनियन, फ्रेंड, लविंग हेल्पर्स इन द जर्नी ऑफ लाइफ। एज ए ड्यूटी ऑफ फैक्ट, जो कि वो वर्ड्स थी वैदिक नॉलेज के अंदर, शी हैज टू परफॉर्म ए सैक्रेड मंत्रास मॉर्निंग नून इवनिंग। और ये बिलीव किया गया कि भी कोई भी रिलीजियस रिचुअल जो होता था वो कंप्लीट नहीं होता था विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। और ये हम ट्रेस कर सकते हैं बाय द राइट ऑफ रिलीजन टू द वुमेन, बिकॉज इट वॉज नॉट एब्सोल्यूट टू द मैन ओनली, so she was having a right to perform the religious rituals. And from here we can trace that no religious ritual can be completed without the presence of women in those times. In nowadays, we are stopping the women to enter in the temple and saying that they are unclean is not a right thing. Look at your Vedic period, what good status they had, and what kind of status you are giving to the woman in 21st century. Property rights in Rig Veda, both husband and wife are known as Dampati, and they both were joint owners of the property. Even जो हिंदू वुमन थी, she had a right to inherit the property of the husband, and beside all this, इसके अलावा she had joined in many state occasions, कोई भी political affairs हो गया उसके अंदर भी वुमेन ने अपनी प्रेजेंस को क्रिएट किया है। एंड शी वॉज नॉट ए म्यूट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द असेंबली, कोई भी असेंबली के अगर अफेयर्स थे वहां पर वो कोई म्यूट पार्टिसिपेंट नहीं थी जस्ट टू सिट देयर एंड वॉच, शी यूज टू टेक पार्ट, रियली टेक पार्ट इन दैट अफेयर्स, एंड शी रियली enjoyed the equal rights as man in that Vedic period. पोस्ट वैदिक पीरियड देखिए, पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर हम मार्क कर सकते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन की डिक्लाइनेशन इन हिंदू सोसाइटी। यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी इमर्ज हुई, और सोसाइटी के अंदर वुमेन को डिप्राइव किया गया उसके फ्रीडम एंड बेसिक राइट से, जो कि उन राइट से डिप्राइव किया गया जो कि शूद्र तक को अवेलेबल थे। एक शूद्र जो होता है उस टाइम पे सोसाइटी में उसकी परछाई भी लोग पसंद नहीं करते थे अपने ऊपर, उसे अपने घर में घुसाना नहीं चाहते थे। तो जो राइट्स
उस टाइम शूद्र को अवेलेबल थे, वो राइट्स भी वुमेन से ले लिए गए थे पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर। और जो सोसाइटी वुमेन को इस नजरिए से देखने लगी कि भी अगर हम इसको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एक लाइक कैरेक्टरलेस वुमेन है, ये लड़ाई का घर है, ये झूठी है, ये जहर है, जहर घोल देती है, जहां भी जाएगी वहां जहर घोल देगी। सो इसको कंट्रोल में रखना चाहिए अंडर अ मैन पूरी जिंदगी। ऐसे बहुत बड़े संत हुए हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने बहुत ही फेमस इपिक लिखी थी रामचरितमानस, और उन्होंने डिक्लेयर किया, मतलब इनकी सोच देखिए कितनी, आपके हिसाब से क्या लगता है इनकी सोच अच्छी हो सकती है? बताना, कमेंट में जरूर बताना कि ये सोच अच्छी है। इनके कहने का मतलब था कि भी हम वुमेन को अगर लिबर्टी देंगे, आजादी देंगे, तो वो करप्ट हो सकती है। मतलब अगर मान लो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है, कहता भाई जाओ, यू कैन डू वर्क, कोई बिजनेस कर सकते हैं आप करना चाहते हैं तो, कोई जॉब करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो तुलसीदास के हिसाब से था कि भी अगर हम उसको इतनी आजादी दे देते हैं ना, तो वो किसी और के साथ चली जाएगी। तो वो डिक्लेयर करते हैं कि भी जो वुमेन है ये डिजर्व करती है पिटना, लाइक ए एनिमल, कि भी इसको पीटो जानवर की तरह, इसे पीटो ढोल की तरह, जो ढोल हमारी शादियों में बजते हैं उसकी तरह पीटो इसे, गवार की तरह, शूद्र पशु। तो इनकी कोटेशन थी, ये कहते शूद्र पशु नारी साकल ताड़न के अधिकार। कि भी ये जो शूद्र है, पशु है, और जो नारी है ना, ये सिर्फ पिटने के ही पैदा हुए हैं, इसे पीटो जानवर की तरह, ढोल की तरह, गवार की तरह पीटो इसे। तो ये इनकी सोच थी तुलसीदास जी की, और हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि भी हमारे संत थे ये। तो अच्छे लोगों को पढ़ा करिए। मैं आपको बता रहा हूँ आज, शायद किसी ने बताए ना, क्या पता कोई मेरे पे केस ही कर दे इस चीज के ऊपर लेकर, पर कोई बात नहीं। अब जो ये इंसिडेंस था पास का, ये इनफ है हमारे लिए उस वुमेन के स्टेटस को, जो कि वैदिक पीरियड में कितना अच्छा था, और जो वैदिक पीरियड खत्म हुआ नहीं कि भी बस वुमेन का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन होने लगा, जो कि बेटर से वर्स होने लगा। स्टेटस ऑफ वुमेन इन अदर रिलीजन, बुद्धिज्म के अंदर देखिए, हिंदुज्म में तो हमने देखा कि भी हमने तुलसीदास जी के उससे पता लगा कि जो उन्होंने कोटेशन रामचरितमानस के अंदर लिखी, वहां से हमें पता लगता है कि भी पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर कैसा स्टेटस हो गया था वुमेन का इन हिंदुज्म, हिंदू सोसाइटी के अंदर कैसे डिक्लाइन होने लगा उसका स्टेटस। अब बुद्धिज्म में भी देख लेते हैं कि भी क्या था ऐसा। सो जो रिलीजन ये फ्लरिश हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इसने अपीयरेंस दी इंडिया के अंदर जब वुमेन को समझा जाता था कमजोर, दबा कुचला समझा जाता था, इन बोथ फिजिकली एंड मेंटली, एंड शी वाज जस्ट लुक्ड अपॉन थिंग और अ पोजीशन, भाई एक चीज है, ये तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है मेरा मैन की। वो जो मैन था इसके पास इतने अधिकार थे कि भी वो कितनी भी औरतों से शादी करना चाहे कर सकता था, पर वुमेन के पास ये राइट नहीं था, इवन उसके पास रिलीजियस राइट भी नहीं था। तो जब बुद्धा आए तब ये टाइम पीरियड चल रहा था, तो सब ले लिया गया था वुमेन से। तो इट कैन बी सेड दैट द बुद्धा जो थे वो पहले ऐसे संत थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी वुमेन को फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बट ये भी डिक्लाइन होने लगी थी अकॉर्डिंग टू द पासिंग ऑफ द टाइम। फिर ऐसे जैनिज्म आ जाते हैं। ये रिलीजन ओरिजिनेट हुआ था 8th सेंचुरी के अंदर, और इसने एट्रीब्यूट किया पर्शवनाथा को। वो बिलोंग करते थे एक रॉयल फैमिली से। इन्होंने अपनी वेल्थ के ऊपर, मतलब इन्होंने अपनी जमीन जायदाद सब छोड़ दी, फैमिली भी छोड़ दिया, और इन्होंने फकीरी चूज कर ली, भाई मैं फकीर बनूंगा। और ये जो इसके स्पिरिचुअल सक्सेसर थे वो थे महावीरा, जिनको कंसीडर किया जाता है एज एन फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और अंडर जैनिज्म क्या है कि जो बोथ मेल और फीमेल हैं, इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन द मैटर ऑफ रिलीजन, लाइक स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, observing the necessary duties, practice vartas, that is vows, entrance into the ascetic order, भाई ब्रह्मचार्य में जाना है वहां, practice of penance, making spiritual progress. So in the field of education also, they were having equal opportunity. Even the women जो थी, ये कंट्रीब्यूशन भी इसने बहुत दिया है लिटरेचर के अंदर।
जैसे कि कई ग्रेटेस्ट वुमेन रही हैं, जैसे कि कांति। कांति एक वुमेन थी जिन्होंने अडॉर्न किया द कोर्ट ऑफ कौशल्या किंग भासला। कौशल्या के किंग थे भासला। इनकी कोर्ट के अंदर जो कांति थी, ये ग्रेटेस्ट लिटरेचर थे उस टाइम के। तो जो वुमेन थी जैनिज्म पीरियड के अंदर, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आई मीन पॉलिटिकल फील्ड, एंड इन्होंने प्रूव किया as themselves as a remarkable warrior also. So they fought for against the injustice. मिडिवल इंडिया में जो वुमेन का स्टेटस था और भी ज्यादा डिग्रेड होने लगा, क्योंकि इंडिया ने कई सारे फॉरेन कॉन्क्वेस्ट को फेस किया, जिसमें कि जैसे कि अलेक्जेंडर होनस ने इंडिया को इन्वेड किया, और इसके बाद जो स्टेटस ऑफ वुमेन था वो इतना डिग्रेड हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट थी टू द वॉर प्रिजन, एंड उसको जो और दैट रिजल्टेड हर टू इंफीरियर टू मैन, स्टिल लाइक वो मैन से इक्वल स्टेटस नहीं था उसका। शी वॉज सबॉर्डिनेट टू द मैन एंड शी वॉज नॉट हैविंग द राइट्स जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पीरियड के अंदर उसके पास, जैसे दोबारा एजुकेशन और वॉरियर और लिटरेचर भी बने वुमेन्स का ही, पर वो दोबारा से वो जो डिग्रेड होने लगा जब मिडिवल इंडिया आया। इसमें अलेक्जेंडर और हुनस ने जब कॉन्क्वेस्ट किया, तो उसके बाद फिर बस इनके पास जो स्टेटस था वो एक वाइफ का था, मदर का था, डॉटर का था, सिस्टर का स्टेटस था, और शी वॉज नॉट हैविंग एनी सोशल लाइफ ऑल्सो। बस वो घर रहती थी और हाउस होल्ड अपने घर के काम करती थी। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मुगल्स दैट चेंज द सोसाइटी ऑल्सो। अब जो ये पीरियड था, यहाँ पर जो जो मुगल्स थे ये अपना कल्चर लेके आए, और इस कल्चर ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया इनटू हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन। पोजीशन ऑफ वुमेन आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मुगल, देखिए जो लाइफ थी वुमेन की वो डिस्टर्ब थी बिफोर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में तो सब बढ़िया चल रहा था वुमेन्स का, उनके पास राइट्स थे हर एक तरह के, वो स्वयंवर कर सकती थी, उनके पास मैरिज राइट थे, रिलीजियस राइट थे, एजुकेशन राइट थे, इवन प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास। सो मुस्लिम जब इंडिया में आए, द टाइम व्हेन मुगल्स गेव देयर एंट्री टू इंडिया, तब जो वुमेन की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिज्ड हो गई, और जो कि बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन ले आया स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। अब इस रिच एंड स्ट्रिक्टनेस की वजह से जो हिंदू सोसाइटी थी वो अगेंस्ट होगी वुमेन के, और इसकी वजह से क्या होगी भी कई सोशल सिबल्स इमर्ज हुए सोसाइटी के अंदर, और जो कि इस वुमेन के खिलाफ थे, जैसे कि पर्दा सिस्टम हो गया, अपना घूंघट रखना है आपने हमेशा। इन्होंने हिंदुओं ने अपनी जो वुमेन्स थी इनकी फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम कहीं फ्रीली जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, मतलब जा नहीं सकती कहीं पर, आ तो है घर पे ही रहेगी, बस जा नहीं सकती तुम। और जो किसी टाइम पे जब बेबी गर्ल को, एक छोटी सी बेबी गर्ल जो फीमेल बेबी गर्ल होती है, उसको अवतार माना जाता था गॉडेस लक्ष्मी का, और उस टाइम पे जब जैसे ही इन्वेजन ऑफ मुगल हुआ तो उसे बर्डन समझने लगे। चाइल्ड मैरिज प्रिवेल होगी इस टाइम पे, 8 से 10 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी। आज आप एक लड़की की एज देखें, 8 से 10 साल की एज, तो आपको देखकर हैरानी नहीं होगी कि इस एज में भी लड़कियों की शादी कर देते थे। यहाँ पर वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता था रीमैरी करने के लिए, उनको गंजा कर दिया जाता था। सती प्रथा प्रिवेल हो रही थी, हस्बैंड के साथ जलाया जाना वुमेन को, एंड वुमेन कंसिडर्ड इट rather than living a life like a widow, she considered to get burned with the husband। और जो डाउरी सिस्टम एग्जिट हो गया इस पीरियड के अंदर, एंड ये जब सिस्टम ज्यादा इंक्रीज होने लगा, तो अकबर था जो उसने रिफॉर्मेशन लेके आया वो डाउरी सिस्टम के अंदर। सिखिज्म एंड राइट्स ऑफ वुमेन, देखिए सिखिज्म एक भक्ति कल्ट है। ये एक ऐसा कल्ट है जिसने ट्राई किया वुमेन की सिचुएशन को सोसाइटी में इंप्रूव करने के लिए। ये कहा जा सकता है कि जो इट वाज ओनली द सिख दोज हु रिएक्टेड अगेंस्ट द मुगल्स। अब अनदर फैक्टर जो था, जो कि राइज ऑफ सिखिज्म हुआ, वो था उस टाइम पे इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड मैन, जो कि हिंदू सोसाइटी द्वारा बनाई गई थी कास्ट सिस्टम के थ्रू। अब जो सिख गुरु थे, इन्होंने एक यूनिवर्सल इक्वालिटी को एडवोकेट किया, और ब्रदरहुड को, जो कि ट्रांसेंड कर रहे थे नैरो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, टाइम, सेक्स और कलर को। वो कह रहे थे यूनिवर्सल इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी एक है, सभी भाई बहन है एक दूसरे के, एक दूसरे को इस नजरिए से देखें,
कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई सेक्स नहीं, कलर, लाइक नैरो कंसिडरेशंस जोन सी है, उनको उन्होंने एडवोकेट नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्सल इक्वलिटी को एडवोकेट किया। और इन्होंने स्टेटस दिया वुमेन को एज इक्वल टू मैन इन सिखिज्म। जो वुमेन थी, दे वर नॉट डिबार्ड फ्रॉम साल्वेशन, शी वॉज नॉट डिबार्ड फ्रॉम रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ सकती थी। शी कुड ऑल्सो एक्ट एज ए प्रीस्ट, वो एक गुरुद्वारे की एज एन प्रीस्ट भी एक्ट कर सकती थी टू लीड प्रेयर इन द गुरुद्वारा। एंड दैट मीन्स जो सिखिज्म है, वुमेन के पास राइट है सिखिज्म के अंदर, राइट टू वर्शिप, एजुकेशन एंड वोकेशन। वो खेतों में काम कर सकती है, फैक्ट्री में काम कर सकती है, वो इवन बैटल फील्ड के अंदर एज एन सोल्जर भी लड़ सकती है। और इसके एग्जाम्पल है माता गुजरी, माता साहिब कौर, माता माई पागो, माई सदा कौर, महारानी जिंद कौर एंड महारानी साहिब कौर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स में ही नहीं बट इन दी वॉर अफेयर्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। गुरु नानक अपनी बानी में मेंशन करते हैं कि हम क्यों उसे इंफीरियर समझते हैं, क्यों हम उसे छोटा समझते हैं, जबकि एक औरत बड़े बड़े लोगों को जन्म देती है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं सोसाइटी के अंदर। वुमेन एज वेल एज मैन जो थे, वो इक्वल ग्रेस शेयर करते हैं भगवान की, और ये दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं टू द एक्शन, फॉर देयर एक्शंस टू हिम। कोई भी अगर वो गलत सही कार्य कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल इक्वल होंगे टू द गॉड। गुरु नानक डिड नॉट क्रिटिसाइज एनी रिलीजन, उन्होंने किसी रिलीजन का क्रिटिसाइज नहीं किया है, बस उन्होंने ये कहा, उन्होंने सिर्फ ग्रेट एम्फेसाइज दिया है वुमेन को इन सोसाइटी के अंदर कि भी इस वुमेन से ऊपर कोई नहीं है, दैट वुमेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ही ऑल्सो ट्राई टू रिमूव जो वो एक फॉल्स नोशन चल रहा था सोसाइटी के अंदर कि भी वुमेन जो है अनक्लीन है, ये सोर्स ऑफ सिन है, इवल है। ये बाबा नानक ने इस चीज के फॉल्स नोशन को रिमूव करने की कोशिश करी सोसाइटी के अंदर। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो स्टेटस था वुमेन के अंदर, तो यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स लेके आए गए 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के अंदर, जिसने रेज किए कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। एज जो वुमेन थी वो इनइक्वालिटी फेस कर रही थी फ्रॉम हर बर्थ टू डेथ। These were as follows, जो कुछ थी, infanticide, अर्ली मैरिज, लेस एजुकेशनल फैसिलिटीज थी वुमेन को, सती थी, नो राइट ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे एज एन हस्बैंड, प्रोहिबिशन ऑफ रीमैरिंग थी एज एन विडो, polygamy and various other absentation enforced upon women. With the help of the British government, यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा फूले, अरबिंदो and reformists like them raise their voice against the prevailing Hindu system। जो हिंदू सिस्टम प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी के अंदर, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। पर जो रिवाइवलिस्ट थे स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती एंड एनी बेसेंट बिलीव दैट हम रिवाइव कर दें अगर ओल्ड वैदिक सोसाइटी को, तो जो स्टेटस है वुमेन का वो सही रहेगा वुमेन के लिए। अभी आप लोगों के ऊपर डिसाइड करना है आप लोगों ने कि भी कौन सा पीरियड अच्छा है, कौन से रिलीजन ने वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया, ये डिक्लाइनेशन का क्या रीजन था, क्या मुगल इन्वेजन डिक्लाइन का रीजन था, या फिर हमारी खुद की सोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।